अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस घड़ी का शिद्दत से सबको इंतज़ार था वो घड़ी पूरी होने को है। आ, कुछ ही देर में जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे या हो चुके होंगे या होने वाले होंगे, डकी भाई यानी सादुर रहमान साहब उर्फ डकी भाई जो हैं वो बाजियाब हो जाएंगे। और ये उनका कोई कारनामा नहीं है, ये हमारी सरकार की एक मेहनत है कि डकी भाई जिनको हम वीडियो गेम्स और गाली गलोच और बदतमीज़ी और डेली व्लॉगिंग से एसोसिएट करते हैं, मीम से एसोसिएट करते थे, आज उनको लोग देख रहे हैं एज सम सॉर्ट ऑफ अनसंग हीरो जो एक नेशनल महकमे को एक्सपोज करता है कि जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है कि वो खुद कितनी जो है वो दूध से धुली हुई है नहीं है। ये डकी भाई का कोई कारनामा नहीं है। डकी भाई एक वाइट कॉलर मुलजिम थे, पोटेंशली मुजरिम थे कि उन्होंने एक बैटिंग ऐप को प्रमोट किया था, लेकिन एनसीसीआई ने ये साबित किया कि हमसे ज़्यादा बड़े मुलजिम मुजरिम बन के दिखाएंगे कि हरासमेंट, बदतमीज़ियाँ, मार कुटाइयाँ, रिश्वतखोरियाँ और पता नहीं और क्या क्या खुराफात करके हम इन सो कॉल्ड डिजिटल क्रिएटर्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे। बंदा था छोटा सा, उसने जुर्म किया था और उसको साबित करते करते हुकूमत के महकमों ने और बड़े जुर्म माशाल्लाह सर अंजाम दे दिए। ये एक वो वन ऑफ मैनी हिस्टोरिकल इवेंट्स है पाकिस्तान की मेमोरी में जो अक्सर लोग भुला देंगे, लेकिन जब भी इस तरह की बात सामने आएगी, ये याद आएगी लोगों को, तो हंसा ही करेंगे कि यार ये क्या सारा एरा था। बहरहाल ये एक टेंडेंसी है हैवी हैंडेडनेस की हमारी सरकार की कि पेटी क्राइम्स, वाइट कॉलर क्राइम्स और इस तरह के जराइम जिसमें इंसान फ्लाइट रिस्क नहीं होता, जिसमें इंसान थ्रेट टू अदर्स नहीं होता, उसमें ऐसा सलूक करते हैं एज लॉन्ग एज वहाँ पे फेम का आंसर हो। क्योंकि हमारी सरकार क्लाउड चेसिंग बहुत ज़्यादा करती है, सोशल मीडिया क्लाउड चेसिंग, क्योंकि एट दिस पॉइंट हमारी सिविलियन मैनेजमेंट प्रैक्टिकली जो है वो क्लाउड चेसर्स बन गए हैं। टिकटॉकर्स वो खुद बन गए हैं, वो खुद डेली व्लॉग्स बना रहे होते हैं और वो खुद जो है अपनी अपनी इवन सिविल ब्यूरोक्रेट्स को मैंने देखा, अल्लाह माफ़ करे, कि वो अपने व्लॉग्स बना रहे होते हैं कि मैं फ़लानी जगह और फ़लानी जगह, और ऐसी हिदायत भी मौजूद है कि आप सब अपने अपने एरियाज़ के व्लॉग्स बनाएं और लोगों तक अपनी रीच को पहुँचाएँ। तो इन्फमी इज़ फेम, फेम इज़ इन्फमी, आई बॉल्स मैटर करते हैं। और जो वेलकम टू द एल्गोरिदम एज ऑफ गवर्नेंस, हम ट्रंप का बैठ के हमारे लिबरल्स और इंटेलेक्चुअल्स मजाक उड़ाते हैं कि वो टिकटॉक का सदर है या वो इंस्टाग्राम का सदर है या वो इंटरनेट का सदर है। तो ये जो हमारे महकमे और हमारे सिविल हुकूमतें इस वक्त कर रही हैं और सिविल ब्यूरोक्रेसी, ये भी कोई टिकटॉक स्टार या इंस्टाग्राम स्टार से कम नहीं है। बल्कि इस पर तो मरियम साहबा की वो मौजूद भी है, वो स्टेटमेंट गालिबन उन्होंने पंजाब असम्बली में की थी कि काम करने पड़ते हैं टिकटॉक बनाने के लिए। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ, टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। काम किया होता है तो टिकटॉक बनती है। खाना खाने की, सोने की, एक्सरसाइज करने की वीडियोस पे टिकटॉक नहीं बनती। देख लिया आप जो आप काम करती है हमारी सरकार। अल्लाह करे कि हुकूमत में एक अफसरान को, सीनियर जो सेंसिबल सिविल ऑफिसर्स हैं, उनको अकल आए, सिविल लीडरशिप को जो इलेक्टेड सो कॉल्ड इलेक्टेड लीडरशिप है उनको अकल आए कि इस तरह के केसेस परसू करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सीरियस क्राइम के ऊपर क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है। और उस पर भी क्रैकडाउन हमने सीसीडी की तरह नहीं करना, बंदे नहीं मारने, गोलियाँ नहीं मारनी नेफों में, उंगलियाँ नहीं तोड़नी उनकी, हमने बाय ट्रायल उनको लेके चलना है। हमने एक फंक्शनिंग अदालती निज़ाम बनाना है, एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसको लोग ईजिली एक्सेस कर सकें। अभी मैं एक फ्रैंक बात बताता हूँ, इसकी एक मिसाल देता हूँ। अब एक बंदा है, वो फ़ैन है डकी भाई का, कल को वो किसी का भी फ़ैन होगा, वो नहीं रिपोर्ट करना चाहेगा उनके खिलाफ क्राइम। अगर उन्होंने कोई बदतमीज़ी, कोई हरासमेंट, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई बैटिंग ऐप प्रमोट की होगी, कोई भी नहीं चाहेगा फ़ैन के मैं रिपोर्ट करूँ कि यार इसका तो ये सलूक होगा। जिस तरह आपको याद होगा कि अगर आपके घर में चोरी हो तो लोग अपने घर में मुलाजमा या मुलाजिम को रिपोर्ट करना पसंद नहीं करते, बिकॉज उनको पता है क्या बदसलूकी होगी पुलिस के यहाँ। और ख़वातीन जो हैं मिसाल के तौर पे, आप उन पे कितना बड़ा ओनस डाल रही हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि वो अपने खिलाफ होने वाले सेक्सुअल क्राइम्स को कैसे रिपोर्ट करेंगी, क्योंकि उनको पता है सीसीडी जो है वो एविडेंस के बगैर उंगली तोड़ देगी, हाथ तोड़ देगी, गोली मार देगी वगैरह वगैरह। तो आप विक्टिम्स को जो है वो मज़ीद आप डरा रहे हैं कि देखो रिपोर्ट मत करना वरना हम उड़ा के रख देंगे सारों को। ये आपको लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म के अंदर लोग एक्साइट हो रहे हैं, उन्हें लगता है कि फ़ौरन रेट्रीब्यूटिव जस्टिस मिलती है उनको, कि वो सुबह कहते हैं तो शाम को आदमी की टांग तोड़ी होती है या नाक तोड़ी होती है या वो जो भी तमाशा किया होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हमारा माशरा बदला लेने वाला माशरा बनेगा, और बदला अदालत के निज़ाम के ज़रिए नहीं, किसी कोर्ट ऑफ लॉ के ज़रिए नहीं, किसी जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए नहीं, बट कानून को हाथ में लेने के लिए। तो अगर पुलिस कानून को हाथ में लेती है तो अवाम भी कानून को हाथ में लेती है, और ये ट्रेनिंग दी जा रही है, ये ट्रेनिंग दी जा रही है। डकी भाई क्या सबक लेके निकलेगा, कोई सोच सकता है?
डकी भाई जो कि एक गूफी सा यंग अडल्ट व्लॉगर था, वो अब शायद हार्डन्ड क्रिमिनल बन के निकले। नॉट कि वो जुर्म करेगा, बट उसकी मेंटेलिटी क्रिमिनल वाली हो गई। उसने अब जेल की हवा देख ली है, जैसा कहते हैं पंजाबी में कि जाका उसका खुल चुका हुआ है, कि वो उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर चुका हुआ है जो नैब या NCCI या किसी FIA कि कैद खाने से निकल के बंदा ग्रेजुएट करता है कि हाँ भी अब अब तो मुझे असल पता लगा कि असल कारोबार करने का, दुनिया में रहने का तरीकाकार क्या है, असल सियासत क्या है। तो बहरहाल वी विश डकी भाई द बेस्ट ऑफ लक, नॉट बिकॉज हम उन्हें पसंद करते हैं, बट बिकॉज ये 2-2.5 महीने का जो तमाशा हुआ है किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे बाहर आए और वो उसी तरह हंसता खेलता जिस तरह वो एक डकी होता था। मेरे लिए नहीं था, मैं नहीं पसंद करता, लेकिन बच्चे देखते हैं, खुश होते हैं, और शायद इससे वो सबक लर्न करें, और शायद थोड़ा सा वो अब ज़्यादा एक एम्पैथेटिक कैरेक्टर के तौर पे आपको नज़र आए। पहले आमतौर पे ये इन्फ्लुएंसर सरकारी महकमों में सरकारी अफसरान और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और उनकी औलादों के साथ घूमते फिरते हुए नज़र आते थे। शायद डकी भाई अब सेकंड गेस करें, अब सवाल पूछें अपने आप से कि यार ये ताकत के जो कॉरिडोर्स हैं, इनके करीब जाना कितना ख़तरनाक होता है। इनकी दुश्मनी भी बुरी और ज़्यादा ख़तरनाक उससे इनकी दोस्ती होती है। बहरहाल एक और जिस तरह डकी भाई का केस है कि इंसान को नहीं पता लगता कि हाउ टू फील अबाउट इट, कि यार अच्छा डकी भाई है तो क्रिंज कंटेंट क्रिएटर और उससे ज़्यादती हो रही है, लेकिन हुकूमत जालिम अनइलेक्टेड डकी भाई। उसी तरह एक अली तरीन साहब का केस है। एक तरफ अली तरीन साहब हैं एक बिलियनियर एम्पायर के वारिस, ऑन द अदर हैंड मोहसिन नकवी साहब का किरदार एक अनइलेक्टेड टेक्नोक्रेट कैरेक्टर जो आउट ऑफ नोवेयर टपक पड़ते हैं और सहाफ़त की दुनिया से आते हैं और एकदम से जल्दी जल्दी सारे महकमों को सर करते हुए वो इंटीरियर मिनिस्ट्री और PCB और ये सब संभाल लेते हैं। उनका एक टसल हुआ है, काफ़ी पब्लिक टसल हुआ है PCB को लेके। हमारे PSL जो हमारा जो प्राइवेट हमारा जो क्रिकेट का वो होता है टूर्नामेंट होता है, उसको लेके मुल्तान सुल्तान टीम थी इनके पास, और अब लगता है कि नहीं रहेगी। उन्होंने काफ़ी पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि मैं अपने पैरों पे खड़े होके एग्ज़िट करना चाहता हूँ, मैं घुटनों के बल जो है वो भीख मांग के अपनी टीम नहीं रखना चाहता। तो अमीरों की लड़ाई हुई है इसमें मुझे नहीं पता टू फील बैड फॉर विच साइड, बट चलें आई गेस इसमें अली तरीन जो है वो सिंपैथेटिक कैरेक्टर है। इंस्टिंक्टिवली थोड़ी सिंपैथी आई गेस अली तरीन के लिए नहीं फील होती। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। बहरहाल ये अगेन मैं इंडिफरेंट उसके बारे में, आई नो ये वो न्यूज़ स्टोरी जो मुझे कवर नहीं करनी चाहिए बिकॉज मैं नहीं देखता क्रिकेट का PSL वगैरह, बट एक फैसिनेटिंग डिस्प्ले था। और शायद एक और अगर जावी से देखा जाए तो एक क्रैक था आर्मर के अंदर जो हमारी एक पब्लिक इमेज इस वक्त दे रही है ना, हमारी टेक्नोक्रेटिक बिजनेस और ब्यूरोक्रेटिक क्लास के। हम सब एक हैं, हम सब इकट्ठे हैं, हम सब बहुत खुश हैं, हम सब इकट्ठे मिलके खा पी रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स करवा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, कॉन्सर्ट्स और क्रिकेट के मैच और मेले ठेले और हॉर्स एंड कैटल शो और ये वो। शायद उसके अंदर भी जो है वो फूटे हैं और इनके अंदर भी दिल आपस में फटे हुए हैं। ऐसे नहीं है कि सारे ये बेस्टीज़ हैं सारे के सारे। उस तरह से देखा जाए तो एक फैसिनेटिंग नुक्ता नज़र होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या लाए अमल होता है। इसके बियॉन्ड कोई रेट्रीब्यूशन होगी अली तरीन साहब के ख़िलाफ़ या नहीं, बिकॉज स्टेट काफ़ी विंडिक्टिव हुई हुई है उन लोगों के बारे में जो ज़्यादा सवाल पूछते हैं, ज़्यादा का कोई अड़फस करते हैं पब्लिक मामलात के अंदर। शायद अली तरीन साहब कुशन हो जाएंगे अपने बिजनेस एम्पायर के ज़रिए या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ज़रिए, लेकिन फ़िलहाल तो ये मुल्तान सुल्तान के मामले को लेके बड़ा ही हार्ड लाइन किस्म का स्टांस लिया है स्टेट ने। तो मेरे लिए भी बड़ा फैसिनेटिंग था कि ये तो आपस में भी लड़ पड़ते हैं। ये आज तक इतना ही था इंटरटेनिंग, जो ज़रा लाइट खबरें थी मैंने कहा पहले कवर कर लेते हैं, ज़रा दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि आगे अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि आप लोगों के व्लॉग देख के हम डिप्रेस हो जाते हैं। हम भी डिप्रेस्ड हैं, मैंने कहा आपको भी मजाक कर रहा हूँ, नहीं हल्की फुल्की बातें भी होती हैं। सीरियस बातों में से ये है कि DGISPR साहब ने तालिबान के क्लेम को रिजेक्ट किया है। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया ने भी काफ़ी रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं अफ़गानिस्तान के अंदर।
वो क्लेम करते हैं कि सिविलियन टारगेट्स को हिट किया गया है और वहाँ पे मासूम लोगों की शहादतें हुई हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हमने मिलिटेंट्स को हिट किया। हमारे यहाँ मीडिया साइलेंस थी अप अनटिल द प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की, और अभी एक तरतीब बनती जा रही है अफगानिस्तान को लेकर इन पर्टिकुलर कि 24-48 घंटे एक पीरियड ऑफ साइलेंस होता है। उस पीरियड ऑफ साइलेंस के दौरान सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के ऊपर जो अनऑफिशियल तर्जुमान है हमारी स्टेट के, जो फ़ौज के सपोर्ट में अकाउंट्स बने हुए हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और इस तरह के जो हमारे बहुत बड़े जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं हमारे अकाउंट्स, और उसमें कुछ ज़ायोनिस्ट भी हैं बड़े मज़ेदार किस्म के, जो हमारे अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई को चीयर लीड कर रहे होते हैं, कुछ वो तो चाहते हैं मुसलमान भाई आपस में लड़ें। नेशनलिस्ट अकाउंट और एथनो नेशनलिस्ट बड़े बड़े रंग बिरंगे अकाउंट आ गए ट्विटर के ऊपर। वो उस 24-48 घंटे के वैक्यूम को एक्सप्लॉइट करते हैं क्लिक्स के लिए, व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए। लेकिन उस 24-48 घंटे के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान के अंदर क्या जो इस्टेब्लिश सहाफ़त है वो कोई कमेंट्री नहीं करती, और एंड में आके जो DGISPR स्टेटमेंट देते हैं तो उसको वो फेस वैल्यू पे आगे उसको डायसेक्ट करते हैं, और उसको डायसेक्ट भी नहीं करते बल्कि उसको वो इंडोर्स करके आगे मूव ऑन कर जाते हैं। क्लियरली हदायत जो हैं अफगानिस्तान को लेके बहुत सेंसिटिव हैं। हम एक फ्लक्स की स्टेट में है कि हम अपनी पॉलिसी को सीधा नहीं कर पा रहे हैं। DGISPR साहब ने पहले डिस्क्राइब किया था उनको पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरादर इस्लामी मुल्क, और आज के दिन में इसको कंपेयर करें अगर हम ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट से जो उन्होंने शाहजेब खानजादा के शो में दिए हैं कि तालिबान ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ये तो वही नमक राम वाली लाइन टो कर रहे थे विदाउट सेइंग द वर्ड के हमने इनको पनाह दिए इतने साल और ये लोग उसी सरजमीन के ख़िलाफ़ ये साजिशें कर रहे हैं और ये और फलान और टमाक, और वो लैंग्वेज जो है आर्मी की तरफ से बहुत प्रोफेशनल आ रही है, स्टेट की तरफ से यानी मिलिट्री स्टेट की तरफ से। सिविल गवर्नमेंट में लोग जैसा ख्वाजा साहब हैं वो बहुत उछल के बहुत ही अजीबोगरीब रेट्रिक दे रहे हैं, और ऑनलाइन रेट्रिक की मैं बात करूं तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। उसमें 3-4 फरीक हैं। एक है अफ़गान नेशनलिस्ट जो यूरोप में रहते हैं और वो दुश्मन हैं अफ़गान तालिबान रजीम के, उनमें हाफ एंड हाफ है। आधे वो हैं जो अफ़गान तालिबान को गालियाँ दे रहे हैं कि तुम्हारी वजह से पाकिस्तान हमला कर रहा है, और आधे वो जो तालिबान के साथ मिल गए हैं, हालांकि वो ख़िलाफ़ है तालिबान के, लेकिन वो इसमें हमायत कर रहे हैं एज़ अफ़गान ब्रदरन कि हम बरादरी एक ही बरादरी की हैं, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो नापाक है और ज़ालिम है और फ़लान है और टमाक है और ये पंजाबी हैं और ये दाल खोर हैं और ये सारी लैंग्वेज आपको मिल रही है। दूसरी तरफ आपको मिलेंगे पंजाबी नेशनलिस्ट मिल जाएंगे जो कि एक नया करैक्टर हमने ट्विटर पे क्रिएट किया, अनलॉक किया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान नेशनलिस्ट हैं जो ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और बड़ी जो वॉर रिपोर्टिंग करने वाले ये जो अजीब अजीब अकाउंट होते हैं। हमेशा एवटार इनका कोई एनिमे वाली लड़की या कोई कुत्ता बिल्ला ही होता है, अपनी शक्ल कभी नहीं लगाते, ये लोग डरपोक लोग होते हैं बेसिकली बुनियादी तौर पे ये। और चौथे जो हैं किरदार आपको मिलेगा वो उर्दू बोलने वाले, उर्दू और इंग्लिश में टाइप करने वाले ज़ायोनिस्ट जो इसराइल के पेड अकाउंट्स या बॉट्स हैं। और हिंदुत्व वालों को तो मैं इंडिया वालों को तो गिन ही नहीं रहा इसके अंदर, वो तो क्या गिनना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में 5वें-6ठे किरदार को। और ये सारे एक मिक्स ऑफ रेसिस्ट टायरेड अगेंस्ट अफगान्स, पश्तूनों का मजाक उड़ाना, उनको बुरे नामों से पुकारना, पंजाबियों को बुरे नामों से पुकारना, पाकिस्तान की पुरानी मिसगिविंग्स और बदकारियों को रिकाउंट करना, अफगानिस्तान की मिसगिविंग्स और बदकारियों, क्योंकि सब मुल्कों से होते हैं बुरे काम होते हैं, एक हिस्ट्री होती है मुल्कों की। जो गलतियाँ हुई हैं सारे ममालिक से, सारी फरीक पार्टियों से, पाक आर्मी से, तालिबान से, कोई बीच में कोई फरीक हो, कोई और हो, उन सारों के मसले मसाइल बयान हो के एक स्टॉर्म बनता है, एक परफेक्ट स्टॉर्म जज्बात का, जिसके अंदर फैक्ट्स की बुनियाद पे, अगले 100 साल का लायल अमल की बुनियाद पे, डिप्लोमेटिक बुनियादों पे, लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज जो हो रही होती है वो जज्बात और तासुब की नफ़रत और गालम गलोच और वहाँ इस्लाम, तमीज़, तमद्दुन सब वो खो बैठते हैं। और इस मीडिया वैक्यूम के अंदर मेरे ख़्याल में मुझे मैलिफाइड ही नज़र आती है कि हमारी मीडिया की तरफ से और हमारी सिविल गवर्नमेंट की तरफ से मैलिफाइड ही है, और मुझे उस तरफ से भी मैलिफाइड ही नज़र आती है कि दोनों तरफ एक शरारत की एक ख्वाहिश पैदा हुई हुई है कि ज़रा यहाँ पे हम माहौल पका के रखें। तो जो मैलिफाइड इंटेंट्स वाले ग्रुप्स हैं, लॉन्ग टर्म आप मुझे ख़ुद बताएं इस खित्ते के अंदर इस तरह की अगर एक प्रॉक्सी या एक इवन डायरेक्ट हॉट वॉर लड़ ली जाए आपस में, तो इसमें विनर कौन होगा, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या हिंदुस्तान? मेरे ख़्याल में अकल का तकाजा ही है कि हिंदुस्तान ही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी सिविल गवर्नमेंट को भी होश आए, हमारी मिलिट्री स्टेट को भी होश आए। वहाँ जो क्रॉस द बॉर्डर बैठे हैं माशाल्लाह, उनकी तो अकल पे मेरा ख्याल है फातिहा ही पढ़ी जा सकती है कि जो फिज़िकली कनेक्टेड नहीं है किसी समुंदर से, वो उसी मुल्क से लड़ रहे हैं जहाँ से तिजारत होती है उनकी और जहाँ पनाहगाहें हैं उनकी। तो इसमें यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा इस पर बात की नहीं जा सकती। एक मीडिया ब्लैकआउट भी है, एक ज़रा एटीट्यूड भी बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर बहुत ही दुश्मनी का। तो मैं एक ही बात कहूँगा इसमें कि रब सोना जड़ा है ना वो डांगा नाल नहीं मारता,
रब जड़ा है ना पुट्ठी मत दे के मारता है। तो पाकिस्तान जो अल्लाह के फजल से इतने सालों के बाद ग्लोबल स्टेज पे आया है और इतनी इज़्ज़त अल्लाह ने दी है, तो डांगों से नहीं आपको मारेगा। अगर आपको सज़ा देना चाहेगा या इम्तिहान में डालना चाहेगा, पुट्ठी मत देगा। ये पुट्ठी मत जहाँ से भी आ रही है, चाहे अफगानों में आ रही है, चाहे पाकिस्तान की स्टेट में आ रही है, सोचना चाहिए इसके बारे में। DG ISPR साहब ने बहुत मेहरबानी की, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि हमारी अफगान लोगों से कोई मसला नहीं है, अफगान पीपल का मसला नहीं है था पाकिस्तान के पीपल के साथ। ये एक स्टेट टू स्टेट मामला है कि वो इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं, और मैं एग्री करता हूँ तालिबान की रिजीम इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रही है और वो एक प्रॉक्सी फोर्स की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, अपने आप को इंटरिम गवर्नमेंट बार बार शो कर रहे हैं, वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे एक स्टेट वाली। बट एट द सेम टाइम विद रिस्पेक्ट कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान भी एक अग्रेसर की तरह एक्ट कर रहा है, पाकिस्तान भी एक अग्रेसर की तरह एक्ट कर रहा है, और पाकिस्तान कह रहा है कि मुझे इम्प्यूनिटी के साथ मैं जो मर्ज़ी करूं इस बॉर्डर एरिया के अंदर और अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर। पाकिस्तान भी एक बुली की तरह एक्ट कर रहा है, और इसके अंदर पाकिस्तान को ही बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा हमेशा की तरह। आप कोसें रोएं हिस्ट्री को, जो हमारे यहाँ ये लिबरल्स और इंटेलेक्चुअल्स रो रहे हैं, पाकिस्तान को ही बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस चीज़ की खार है ना पूरी दुनिया के अंदर, जिस चीज़ का हमें रिस्क मिलता है, वो हमारी उम्मत का दर्द ही है जो हमें कायम रखा हुआ है, इस्लामिक बॉम्ब ही है जो हमें कायम रखा हुआ है, और हमारे ये ग्लोबल मुस्लिम एटीट्यूड्स हैं जो हमें कायम रखे हुए हैं। अगर हमारे पड़ोस में हमारे ताल्लुकात अच्छे ना होते तो हम सोवियत यूनियन का मुंह न रोक पाते। तो उन एटीट्यूड्स को अबेंडन नहीं करना चाहिए जहाँ से हमें विक्ट्री मिली थी, बल्कि उन एटीट्यूड्स को अबेंडन करना चाहिए जहाँ से हमें सिविल वॉर मिली थी, यानी मुशर्रफ साहब का दौर। आप दोनों पॉलिसियों का फ़र्क देख लें, ज़िया एरा पॉलिसी देख लें, मुशर्रफ एरा पॉलिसी देख लें। ज़िया एरा पॉलिसी में बम बना, इकॉनमी खुली, मिलिट्री इंडस्ट्री का बैक बना, हमारी बैकबोन तैयार हुई फ़ौज की, और मुशर्रफ दौर के अंदर हमने सिविल वॉर देखी, लाखों लोगों की जानें गंवाई, हमने बॉर्डर पर नाराज़गी की, अफ़गानिस्तान को नाराज़ किया, कश्मीर के मामले में कमज़ोर पड़े, और आज तक वो पॉलिसी कंटिन्यू होते हुए नज़र आ रही है हमें। तो इसके बारे में हमें अपनी रीअलाइनमेंट भी करनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान से हम लॉन्ग टर्म क्या चाहते हैं। अगर हमें पॉलिसी परस्यू करनी है कॉन्स्टेंटली कि काबुल बर्न करता रहे और हमेशा वहाँ फ्लक्स में रहे, अफ़गानिस्तान एक फ्लक्स में रहे, तो हमारी भी पुश्त कभी मजबूत नहीं होगी। ये बात दुरुस्त है। तो जो इंडिविजुअल लोगों की ईगोज़ इसमें आ जाती हैं, जो मसाइल आ जाते हैं, उनको पीछे पस से पुश डालने की ज़रूरत है, और एक सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म पॉलिसी अफगानिस्तान से मेंटेन करने की ज़रूरत है। और वो ज़ाहिरी बात है दुश्मनी की नहीं हो सकती, इनएविटेबल सी बात है, वो दोस्ती की ही हो सकती है। और इस सब का दारो मदार उस अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड और तोरखम बॉर्डर के मसले को लेके, तोरखम से मुराद यानी ड्यूरेंट लाइन बॉर्डर को लेके है कि हमने कैसे इसको इन द फ्यूचर व्यू करना है। अफ़गानिस्तान तस्लीम करने को नहीं तैयार इस बॉर्डर को, और पाकिस्तान जो है इस बॉर्डर को ट्रेड के लिए खोलने के लिए तैयार नहीं है तो कंट्रम ही ना। तो बेहतर तरीका ये नहीं है कि हम जो EU जोन स्टाइल बात करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर शेंजन जोन होते हैं, तो साउथ एंड सेंट्रल एशिया का बॉर्डर जोन हो सकते हैं। यहाँ पे फ्री ट्रेड होता है, फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर होती है, फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होती है, कल्चरल वैल्यूज़ होती है, इससे आपका सुकून हो जाएगा। तालिबान की जो स्प्लिंटर फैक्शंस हैं, TTP और इस तरह के ग्रोह जिनको पुष्ट पनाही मिलती है उनसे, उनका जवाज़ ख़त्म हो जाएगा। ISIS-K वाक़तन सबके लिए फिर वो एक न्यूसेंस बन जाएगी, एक प्रॉक्सी फोर्स नहीं रहेगी कि रियासतें एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें, क्योंकि सबसे बड़ी गेम जो होगी ख़ित्ते के अंदर वो अबव बोर्ड लीगल फुली सैंक्शनड ट्रेड। उसमें सारी सरकारों को टैक्स का हिस्सा भी मिल रहा होगा, प्राइवेट फ्रीक जो हैं सारी मार्केट्स के वो पैसे कमा रहे होंगे, मोटे हो रहे होंगे। तो कोई फ्रीक नहीं चाहेगा बड़े पैमाने पे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स, बिजनेस कंपनीज, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स वाले कि यहाँ पे कोई ISIS-K या कोई TTP तमाशे करें। तो ये एक सलूशन है, तिजारत, मफाहमत, डिप्लोमेसी, बॉर्डरों को खोलना, कुशादा करना, इस ज़मीन को वसी मानना, तंग मानने के बजाय, और एक जो इमेजिनरी बाउंड्री है पाकिस्तान की या अफ़गानिस्तान की या किसी भी खत्ते की, इस तरह से ना व्यू करना, इस तरह से ना व्यू करना, बल्कि वसत में देखना ज़मीन को कि अल्लाह ने हमारे लिए ये, क्योंकि बात तो वही वाली है कि इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी, तेरा बाजू तौहीद की कुव्वत से कभी। अब इस्लाम हमारा देश है, मतलब किसी खत्ते या किसी टुकड़े से तो हम नहीं मतलब अपने आप को जोड़े बैठे हुए। ठीक है, हमारी एक लेगेसी होती है, कल्चर होता है, उसको हम वैल्यू करते हैं, लेकिन धरती माँ कोई शय नहीं होती, हमारे दीन में नहीं है और दुनिया की तारीख़ में कोई शय नहीं है। मैं अगर राजपूत हूँ मिसाल के तौर पे, तो इंडो एरियन कहते हैं हमें, तो मैं भी यहाँ का नहीं हूँ। एट सम पॉइंट आए ही ना यहाँ पे लोग धक्के मार के बाकियों को निकाल के, जब अब धरती माँ दूध नहीं देती, सूख जाती है, तो धरती माँ को ठुड्डा मारते हैं,
लोग और किसी और की धरती माँ पे चढ़ दौड़ते हैं। तो ये धरती माँ वाले लॉजिक को और ये सॉवरन टेरिटरी वाले लॉजिक को छोड़ें, यूरोजोन को देखें। वो एक गोल्डन पीरियड रहा है ईयू का, जिसको हम खुद राले दे के टपकाते हैं कि यार ये कैसे इन्होंने अचीव किया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। आप भी इसको अचीव कर सकते हैं। वी नीड टू ड्रीम बिग। मुस्लिम ब्रदरहुड इख्वानुल मुस्लिमीन जो है वो जमात इस्लामी नुमा एक पार्टी है वहाँ की, और ये पोस्ट कलोनियल वो जमातें हैं जो बनी थी, जो री इमेजिन करना चाहती थी मुसलमानों के ख़ित्तों को रिपब्लिक्स की शक्ल में, डेमोक्रेसीज़ की शक्ल में। मुख्तलिफ एक स्ट्रगल्स हुई हैं, बहुत सी जमातें बनी हैं कि हमने करना क्या है इसके बाद, अपने इस्लाम के नज़रियात को, सियासी निज़ाम को, समाजी माशी निज़ाम को लेके करना क्या है, नफाज कैसे होगा, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, पॉलिटिकल थेरी के, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के ये मूवमेंट्स हैं। ये एक डिफ़ाइन करती हैं एक एरा को, एक सेंचुरी ऑफ अरब पॉलिटिक्स, अरब दुनिया में ख़ास तौर पे एक पॉलिटिक्स की पूरी एरा को डिफ़ाइन करती हैं। ये पार्टियां अब मगरिब में बैन हो रही हैं, अमेरिका में बैन हुई हैं। पहले वो टेक्सास के गवर्नर एबट ने ट्राई किया था, तो अब सीधा ट्रंप ने इसको ओके कर दिया। इजिप्ट, जॉर्डन और लबनान की तीनों जो मुल्क इसराइल के इर्द गिर्द हैं बेसिकली, उनको अस्तस्ना मिला है तो सीरिया को मिला, क्योंकि अभी उनके साथ बातचीत चल रही है। बाकी और क्योंकि उसमें मुस्लिम ब्रदरहुड प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुकी हुई है, बाकी मुल्कों के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कलअदम करार दिया गया है, दहशतगर्द करार दिया गया है, और अब वो लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। ये टेररिज्म वाली जो एक तीसरी इस्तिलाह है जो हमने क्रिएट कर दी हुई फेक वॉर ऑन टेरर के ज़माने में, ये आपको लेजिटिमेट टारगेट बना देती है, और आप फिर देन यू आर नॉट इन द परव्यू ऑफ एनी इंटरनेशनल लॉ। आपको ड्रोन स्ट्राइक से भी उड़ाया जा सकता है, आपको बमबारी में भी उड़ाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। मुसलमानों के लिए, उनकी सियासत के लिए, उनकी फ़िक्र और उनकी सोच के लिए ज़मीन को तंग किया जा रहा है, ऑल फॉर इसराइल, ठीक है, ख़ित्ते के अंदर। तो हमें अकल करनी चाहिए, और ये बिल्कुल टाई इन करती है अफ़गानिस्तान की स्टोरी के साथ, कि दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए, हमारी सियासी फ़िक्र के लिए, हमारे वर्ल्ड व्यू के लिए, हमारी जो ट्रांसेंडेंटल आइडेंटिटी है इस्लाम की, उसके लिए ज़मीन तंग की जा रही है मगरिब की तरफ से, और सिर्फ आखिरी हरबे के तौर पे कि इसराइल को किसी तरह कामयाब करवा दिया जाए। हालांकि वो कामयाब होता हुआ नहीं नज़र आ रहा, वो नहीं नज़र आ रहा। उससे एक इतनी गाज़ा की पट्टी नहीं फतह हो पा रही, और वो पूरी दुनिया के अंदर अपना कैपिटल लूज़ कर चुका है। और इसराइल की मैनेजमेंट को भी नज़र आता है कि हमारे पास ये आखिरी 5-10 साल का ये एक विंडो रह गया जहाँ पे हम मगरिब के, क्योंकि पूरी मगरिब के लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए। मशरक़ के तो थे ही थे, पूरी मगरबी दुनिया के लोग उनके खिलाफ हो चुके हैं। एंड इट विल ओनली बी टाइम के वही नौजवान लेबर यूनियन लीडर, MNA, MPA, सेनेटर, जर्नल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, पुलिस में ये अफसरान बनेंगे, यही नौजवान जाएंगे ना। तो आने वाले 5 से 10-15 साल के अंदर इसराइल की पब्लिक सपोर्ट सरकारी लेवल पे आपको नज़र नहीं आएगी। यही लोग CIA में जाएंगे, FBI में जाएंगे, महकमों में जाएंगे, तो वो अपने जज्बात, अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी फ़िक्र को लेके जाते हैं पॉलिसी मेकिंग के अंदर। तो आने वाले दिनों में इसराइल के लिए ज़मीन तंग होते हुए नज़र आ रही है, तो उससे पहले वो मुसलमानों के लिए तंग कर रही है। तो इस एरा ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर जो एक रीडिफाइनिंग एरा है कि आप सिविलाइजेशनल लेवल पे देख रहे हो कि अमेरिका और मगरबी तहजीब अपने तहजीब के तकाज़ों को छोड़ रही है, उससे पीछे हट रही है, अपनी फ्रीडम्स के तस्वुरात को, अपने लिबरल आइडियल्स को अबैंडन कर रही है। इसमें एक नई साख बिठाने की ज़रूरत है, एक नया दौर है जिसके अंदर दोबारा मुस्लिम सिविलाइजेशन की एक पहचान क्रिएट की जा सकती है। पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा करेगा कि पाकिस्तान इज़ ए मुस्लिम रिपब्लिक, एक साउथ एशिया के ख़ित्ते के अंदर जो खड़पैंची करता है, रीजनल हेजेमोन है, खड़पैंची करता है इंडिया के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, या इसके बियॉन्ड कुछ है। क्योंकि पाकिस्तान की वैल्यूज़ श्योरली कंजम्पशन नहीं हो सकती कि इस खित्ते के अंदर 250 मिलियन लोगों की डे टू डे कंजम्पशन हमने सिक्योर करनी है। कुछ ट्रांसेंडेंटल वैल्यू है पाकिस्तान की, जिस तसव्वुर के तहत मदीना सानी इसको हम कहते हैं, हमारे बड़े कहते हैं, इसके बारे में कि एक्सेप्शनलिज्म का आइडिया आप होल्ड करते आए हैं, उसके तकाजे हैं वो फुलफिल करने होंगे। क्योंकि दावेदार अगर आप हो जाएं ऐसी चीज़ के लिए, चीफ साहब भी इसको रिपीट करते हैं, DG ISPR साहब भी रिपीट करते हैं, सिविल हुकूमतें भी इसको रिपीट करती हैं, उसके तकाजे हैं। उन तकाज़ों में से एक ये है कि आप अपने पड़ोस के मुसलमानों के लिए एक ठंडी हवा की सोर्स बने, एक छतर छाया बने। तो बहरहाल ये मेरी राय है। बहुत बड़ी गालियाँ पड़ती हैं इसके लिए, आजकल जोश गर्म है नौजवानों का, कोई फिट है, यंग लोग गालियाँ दो, तुम पंजाबी हो, हम फलान, वी वॉज गैंग्स, हम फलाने होते थे, हम फलाने होते थे, अब्दाली चोर है, गजनी ने फलाने ने ये किया। करें आप लोग ये सब गालियाँ मुझे दे दें, लेकिन सोचिएगा इसके बारे में
कि ये तकाज़े हैं इस आर्ग्यूमेंट के कि हम मुस्लिम होमलैंड हैं, हम एक्सपेरिमेंटल लेबॉरेटरी हैं इस्लामिक थॉट के। ये कायद आज़म के वर्ड्स हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये उनके आइडियाज़ हैं, हमारे बड़ों के आइडियाज़ हैं। उनको फुलफ़िल नहीं करेंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा मुल्क, नहीं रहेगा, शक्ल बदल जाएगी, कोई और शायद बड़ा भी हो जाए, एक्सपैंड भी कर जाए, लेकिन वो मुल्क ये वो नहीं रहेगा, ये कुछ और बन जाएगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा ये। तो अगर पाकिस्तान को पाकिस्तान रखना चाहते हैं और अल्लाह के हजूर कुछ आप चाहते हैं कि इज़्ज़त हो, एहतराम हो और हमें अल्लाह रहम की निगाह से देखे, तो फिर हमें वो किरदार अदा करना होगा। ऑन एन अनरिलेटेड बट कम्प्लीटली रेलिवेंट जो डोमेस्टिक फ्रंट इशू है वो है इमरान खान साहब की ज़ात को लेके, उनकी फैमिली को लेके और पीटीआई पार्टी को लेके। 20 से 22 दिन हो गए हैं इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई उनकी फैमिली की। क्यों, कोई नहीं बता सकता बेहतर मुझे कि क्यों नहीं करवाई जा रही। पिछले दिनों हमने देखा कि धक्कम पेल हुई, बदतमीज़ी हुई, हरासमेंट हुई इमरान खान की बहनों की, जो बड़ी उम्र दराज खातून है यार, ख़वातीन है, 2 ख़वातीन और भी ख़वातीन बच्चे थे फैमिली के। अब वो 9 घंटे कल रात बैठे हैं कि मिलवाओ हमारे भाई से हमें, क्योंकि वो थ्रेट एक बन गया, एक रूमर मिल में आ गई है कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब बीमार हैं या असैसिनेट कर दिए गए या कर दिए जाएंगे, और ये सारी बातें बनती हैं। आप जानबूझ के वैक्यूम क्रिएट करते हैं। मेरा सवाल ये आपसे कि स्टेट से और सब लोग जो दानिश्वर सोच रहे हैं, सोचने वाले जो हैं, कि आप सारे पत्ते आपके हाथ में हैं, बंदा जेल के अंदर है, देयर इज़ नो, सुप्रीम कोर्ट मैनेज हो गया है, 27वीं अमेंडमेंट आ गई है, एट दिस पॉइंट क्या थ्रेट है इमरान खान से? मुझे हाँ, बाहर आए तो थ्रेट है, आई गेट इट, कि वो एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है तो वो एक मूवमेंट को लीड कर सकते हैं। जेल में बैठे बैठे आप क्यों बार बार, जैसे कहते हैं ना, पोकिंग द बेयर। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के अंदर, सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऐसे लोग हैं, गवर्नमेंट में ऐसे लोग हैं जो खैर ख्वाह नहीं है पाकिस्तान के, जो चाहते हैं यहाँ पे कोई ऐसा मतलब फसाद हो, खून रेजी हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो। सुपरिटेंडेंट जेल साहब की सुन लें कि मुल्क में इंतशार होता है जब इमरान खान साहब से मुलाकात की जाती है, क्योंकि बाद में आके बाहर में उनके रिश्तेदार ट्वीट करवाते हैं। हमने तो जैमर्स लगाए हुए हैं, तो फ़ोन की सहूलियात नहीं है इमरान खान साहब के पास, और ये कोई IT वगैरह की, तो अंदर से ट्वीट आ नहीं रहे, तो बाहर से कहीं से मैनेज होते हैं। तो या तो ट्वीट बंद कर दो या भाई से मिल लो, यही है बेसिकली मंतक। ठीक, अब इस पर क्या कहे आदमी। हमेशा की तरह आप सबका सुनने का बहुत शुक्रिया, और दुआ कीजिएगा इस मुल्क के लिए, ख़ास तौर पे जो ये मामला चल रहा है PTI का। अब इसको वी नीड टू सेटल इट, ये बहुत हो गया। ये विजुअल्स बार बार लोगों को दिखा के कि बुज़ुर्ग ख़वातीन को धक्के मार रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, सर्दी गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं। दिस कैन नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तानी साइकी। दुनिया में किसी कौम के लिए अच्छा नहीं है ये। मेरे ख़्याल में जाते जाते मैं वो दोबारा रिपीट करना चाहूँगा अपने बचपन का वाक़या, जो मैं हर प्रोटेस्ट की वीडियो में बताता होता हूँ आपको, कि नाबीनों की एक वो प्रोटेस्ट चल रही थी, वही जॉब्स वगैरह मांगते थे। बचपन में मैंने खुद देखा था उनको बराह रास्त, उनको सोटियों से फिर पुलिस ने आके, और पुरानी वाली वर्दी में, ख़तरनाक वाली, जब उस दिन टेड होते थे पंजाब पुलिस के, उन्होंने मार मार के उनको नाबीनों को भगाया। मैं हमेशा ये दास्तान सुनाता होता हूँ, लेकिन आज अब मेरे पास सबूत है ये दोबारा हो गया। माल रोड पे 10-12 दिन से बैठे हुए नाबीना लोग यही जो डिमांड कर रहे थे, मुख्तलिफ डिमांड्स होती हैं उनकी हमेशा, उनको अब पुलिस ने आके क्लियर कर दिया एरिया से। तो क्लियर करने का तरीका क्या होता है, अब शायद थोड़ा बेहतर हो। पिछली वाली पंजाब पुलिस है, मेरे बचपन वाली से, शायद नई वर्दियों में ज़रा नरमी से करते हो, लेकिन सिक्लिकल है यही रिपीट होते हुए देखेंगे बार बार। हमेशा इसी तरह आप सबका सुनने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।